हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था केमिकल काइनेटिक्स और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, रेट ऑफ रिएक्शन की एक्सप्रेशन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की पूरी डिटेल्स हमने देखी थी। फिर देखा था एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिस पे अक्सर सब गलती करते हैं, और फिर हमने देखा था क्या एक अच्छा सा क्वेश्चन जिस पे जनरली हर बार क्वेश्चंस आते हैं, जनरली हर बार आते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस और टर्म्स जिसके ऊपर बोर्ड्स हो, नीट हो, मेंस हो, इनफैक्ट एडवांस भी बहुत बार डायरेक्ट उन चीज़ों के ऊपर बेस्ड, उनके कंसेप्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस लाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सबसे पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है? द इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग रेट कॉन्स्टेंट एंड कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट लॉ। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास ये हो गया ये। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि रेट लॉ जो है एक ऐसा एक्सप्रेशन है, एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें हम रेट कांस्टेंट, एक नया टर्म रेट कांस्टेंट यानी कि के जो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेट कांस्टेंट, और फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को, यानी कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, जहाँ पे ए और बी जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ ए एंड बी को डिनोट कर रहे हैं, उन्हें हम इन्वॉल्व करके एक इक्वेशन बनाते हैं और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं रेट लॉ। आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास के है, कंसंट्रेशन है, बी है। आप देख सकते हैं इसके पावर्स में कुछ 1 2 नंबर्स भी रेज्ड है। तो अगर आपको लग रहा होगा कि ये उसके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है तो आप गलत है। तो ये क्या है, इसके बारे में भी हम पूरा आज के लेक्चर में सब कुछ यही सब डिस्कस ही करने वाले। तो चलिए देखते हैं। तो ये हो गया हमारा रेट लॉ, यानी कि कभी भी आपको बुक्स में, इक्वेशंस में, क्वेश्चंस में आपको ये मिलेगा तो इसे हम कहते हैं रेट लॉ, जिसमें जो हमारे पास कंसंट्रेशन दिख रहे हैं ए बी, वो जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है। अब आप इस रेट लॉ को देख के कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि ये वो जो रिएक्शंस, जिस रिएक्शन के लिए ये रेट लॉ लिखी गई है उसके जो रिएक्टेंट्स होंगे वो सिर्फ ए और बी ही होंगे। हो सकता है उसमें और भी रिएक्टेंट्स हो, लेकिन यहाँ पे रेट लॉ में उससे कम ही रिएक्टेंट्स जो है एक्सप्रेशन में आपको दिख रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि रेट लॉ में जितने रिएक्टेंट्स आपको दिख रहे हैं कि उतने ही रिएक्टेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये जो के है उसे हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं। रेट कांस्टेंट को हम के से डिनोट करते हैं, और जो कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी को हम बॉक्स ए और बॉक्स बी से डिनोट करते हैं। तो अगला हमारे पास पॉइंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपने देखा ना, अभी हमारे पास ऊपर जो इक्वेशन हमने देखा था उसमें पावर्स में कुछ नंबर्स लिखे थे, ए के पावर में 1, बी के पावर में 2। तो भाई ये है क्या एक्चुअली? ठीक है, तो ये जो नंबर्स 1 और 2 है ये एक्सपेरिमेंटल डेटाज होते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल नंबर्स होते हैं। इसे आप किसी भी रिएक्शन को देख के बता नहीं सकते, ये एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है। ठीक है, तो सम ऑफ पावर्स रेज्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ रेट लॉ इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब कि सम ऑफ पावर्स, यानी ये जो पावर्स है इनके सम रेज्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो आपको यहाँ पे रेट लॉ में दिख रहे हैं, इन ऑफ रेट लॉ, यानी कि रेट लॉ में आपको जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स दिख रहे हैं उनके ऊपर जो रेज्ड पावर है, जैसे यहाँ पे 1 और 2 है, तो इनके जो सम होंगे, सम ऑफ पावर्स। ठीक है, तो सम कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 है और 2 है, तो 1 + 2 कितना हो गया? 3। तो इस रिएक्शन, यानी कि जिस रिएक्शन का ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसका ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा। अब हमारे पास अगला है, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपके लिए बहुत सारे लिख के रखे। रेट लॉ अगर आपको इस तरह दिया हुआ है कि रेट इक्वल्स टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर और बी पावर 1, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2, और इसका पावर 1। अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब इसका पावर कितना हो गया? 1। तो ऑर्डर हो गया 2 + 1 = 3। अगला रेट एक्सप्रेशन आप देखिए के इंटू ए पावर 3। अब आप देख सकते हैं कि एक ही रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि जो रिएक्शन हो रही होगी वो सिर्फ ए, उसमें सिर्फ ए ही रिएक्टेंट होगा, हो सकता है और भी है, लेकिन यहाँ पे रेट लॉ में ज़रूरी नहीं है कि वो सारे कंसंट्रेशन सारे रिएक्टेंट्स के टर्म्स आ जाए। तो इस रिएक्शन का जिस रिएक्शन को ये रेट लॉ बता रहा है उसकी जो ऑर्डर होगी उसे हम कहेंगे, वो ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन में खाली रेट इक्वल्स टू सम कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है, यानी या फिर के दिया हुआ है, तो उसकी ऑर्डर 0 होगी। कैसे? तो आप जानते हैं कि हमारे पास रेट इक्वल्स टू के है, ये एक क्या है? रेट लॉ है। ठीक है, हम इसमें कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 0, कर सकते कि नहीं? क्योंकि किसी भी चीज़ का पावर 0 कितना होता है? 1 होता है, और 1 से तो हम जब चाहे तब किसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, यानी कि रेट जो है कांस्टेंट हो हमेशा, तो वो जो रिएक्शंस होगी उनकी ऑर्डर कितनी होगी? 0 होगी।
अब दूसरा एक्सप्रेशन आप देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के इंटू ए पावर 4/5 और बी पावर 1/5। हाँ, हमारे पास जो यहाँ पे रेस्ड पावर है वो फ्रैक्शंस भी हो सकती है, तो आप उससे डरिएगा मत, ठीक है। तो ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सम कर देते हैं पावर्स की, तो 4/5 प्लस 1/5 इक्वल्स टू 1। अब आप देख सकते हैं कि ये फ्रैक्शंस है लेकिन सम होके इंटीजर यानी नॉन फ्रैक्शन ही होगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो ऑर्डर आएगा वो हमेशा नॉन फ्रैक्शन ही आएगा, ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। सो दिस वाज ऑल ओवर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, और अगर आप कोई भी क्वेश्चंस केमिकल काइनेटिक्स या रेडियो एक्टिविटी की सॉल्व करें तो उसमें जब तक आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं जान सकते तब तक आप 90 to 95% क्वेश्चंस बना ही नहीं सकते। उसके लिए आपको रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जानना ही पड़ता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है आपके पास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गिवन होते हैं। अगला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रेट कांस्टेंट यूनिट्स। जी हाँ, आपने जो अभी रेट कांस्टेंट पढ़ा था जिसे हम के से डिनोट कर रहे थे, उसके भी यूनिट्स होते हैं। तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं रेट कांस्टेंट आखिर होता क्या है। तो रेट कांस्टेंट इज एन एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट हुज यूनिट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप कोई भी क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स या रेडियो एक्टिविटी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जाने बिना आप नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेट कांस्टेंट जो है एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है कि रेट कांस्टेंट क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होगा। जैसे बहुत सारे आप फिजिक्स में एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज़, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो, जैसे रिडबर्ग्स कांस्टेंट हो गया, ठीक है, Na हो गया, यानी कि Na यार जो आप मोल फ्रैक्शन में नहीं पढ़ते 6 × 10⁻23, जी हाँ उसी की बात करूँ। तो उस तरह करके कितने सारे हमारे पास कांस्टेंट्स होते हैं ना। तो उसी तरह के भी हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यूज़ जो है यूनिट पे डिपेंड, रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। वो ऐसा नहीं है कि जैसे आप बहुत सारे जैसे कांस्टेंट है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, वो किसी पे डिपेंड करता है क्या, नहीं करता है। लेकिन हमारा जो ये कांस्टेंट है ये थोड़ा सा स्पेशल है, ये डिपेंड करता है सिर्फ एक ही चीज़ पे, किस पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्यों डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, उसे हम कैसे निकालेंगे, चलिए वो सब देखते हैं, सब देखेंगे भाई, टेंशन नॉट। सबसे पहले रेट जो है k × a⁻x × b⁻y हम कंसिडर कर रहे हैं कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शंस, ठीक है, जिसका रेट लॉ जो है ये है, रेट इक्वल्स टू k इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट्स है, उसकी कंसनट्रेशन से लिखी हुई है, और उसके जो पावर्स रेज्ड होंगे। भाई हाइपोथेटिकल रिएक्शन हम कंसिडर करें, उसमें हमें पता नहीं है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो उसे हम वेरिएबल यानी x और y मान लेते हैं। लेट x एंड y बी द पावर्स ऑफ a एंड b, ठीक है। तो रेट इक्वल्स टू k × a⁻x × b⁻y हो गया, यानी कि k इक्वल्स टू रेट अपॉन a⁻x × b⁻y हो गया, ठीक है। आप जानते हैं रेट जो हमारे पास होता है, रेट का मतलब क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ए जो है ये भी कंसंट्रेशन ऑफ ए ही को डिनोट कर रहा है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए को डिनोट कर रहा है, यानी कि कंसंट्रेशन का पावर x इंटू कंसंट्रेशन पावर y। आपको याद होगा कि आप फिजिक्स में क्या करते हैं, जब हमें कोई वैल्यू निकालनी रहती है तो मीटर क्यूब अपॉन लीटर आता है, तो उसकी यूनिट की कितनी हो जाती है, मीटर क्यूब पर लीटर होता है ना। ठीक उसी तरह हम क्या करें, रेट और कंसंट्रेशन ऑफ ए की यूनिट्स बैठा रहे। रेट का यूनिट क्या होगा, मोल पर यूनिट, मोल पर सेकेंड, यानी कि कंसंट्रेशन। रेट क्या होगा, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास ये रेट क्या होगा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। इसी तरह हमारे पास a⁻x और b⁻y क्या होगा, कंसंट्रेशन पावर x इंटू कंसंट्रेशन पावर y, कंसंट्रेशन पावर x इंटू कंसंट्रेशन पावर y, यानी कि कंसंट्रेशन पावर x प्लस वाई। भाई x पावर a इंटू x पावर b क्या होता है, x पावर a प्लस b होता है ना। ठीक उसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ a पावर x, कंसंट्रेशन पावर x इंटू कंसंट्रेशन पावर y क्या होगा, कंसंट्रेशन पावर a x प्लस वाई होगा ना। तो कंसंट्रेशन प्लस x प्लस वाई हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना भाई। हमने अभी देखा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने अभी क्या देखा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सम ऑफ पावर्स हमने देखा था ना। वही चीज़ यहाँ पे है कि x प्लस वाई जो है हमारे पास क्या होगा, x प्लस वाई क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, x प्लस वाई जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, उसे हम अभी के लिए कैपिटल N मान के चलते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ x, कंसंट्रेशन पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ पावर y, यानी कि कंसंट्रेशन पावर x प्लस वाई। तो x प्लस वाई को हमने क्या मान लिया, n, यानी कंसंट्रेशन पावर n। ठीक है, रेट को हमने लिख दिया कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और
ए पावर एक्स इंटू बी पावर वाई को हमने लिया 1 अपॉन कंसनट्रेशन पावर एन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंसनट्रेशन पावर 1 है और कंसनट्रेशन पावर n है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, कंसनट्रेशन पावर 1 माइनस एन, और टाइम नीचे है तो ऊपर चला जाएगा तो इन्वर्स आ जाएगा। जी हाँ, आपको जो ये बॉक्स में बंद किया फॉर्मूला दिख रहा है, ये जादू की छड़ी है भाई, इसे याद कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये जनरली सब कोई छोड़ देते हैं, इसे इग्नोर मार देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चंस बनाने जाएंगे तो उसमें बहुत सारा जो ट्रिक्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि मेंस और नीट में इसके ऊपर कॉन्सेप्ट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स पे, तो वो कॉन्सेप्ट जो है सॉल्व करने का फॉर्मूला है। ये जो भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो इसी के ऊपर जनरली सारे सॉल्व हो जाएंगे। क्या, के यानी कि रेट कांस्टेंट जो होता है उसकी यूनिट क्या होगी, कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस एन और टाइम पावर -1। यानी कि अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट लिखेंगे तो यहाँ पे n की जगह 0 रख देंगे। अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट चाहिए तो हम n की जगह 1 रख देंगे। सेकेंड ऑर्डर की चाहिए तो n की जगह 2 रख देंगे, तो हमारे पास ये जो आएगा वो रेट कांस्टेंट की यूनिट आ जाएगी। बहुत बार आपसे क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा जाता, तो वो आप कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कभी कभी रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी होती है कि रेट कांस्टेंट जो है 4 × 10⁻³ पर सेकेंड है, ठीक है। तो उससे हम, और हमारे पास ऑर्डर नहीं दिया हुआ रहता है, तो हमें ऑर्डर तो चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो उस केस में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, रेट कांस्टेंट जो हमारे पास गिवन है उसकी यूनिट्स को पहचान के, और मैक्सिमम बचे 70 to 80% बचे इसी में फेल हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे पास ज़रूरी तो नहीं है ना हर बार हमें जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की दे, तो हमारे पास अलग अलग ऑर्डर्स की भी दे सकते हैं। तो उसे हम कैसे निकालेंगे, ये बाहुबली फॉर्मूला है भाई, इसे घोल के पी जाओ। आप चाहे तो के की यूनिट्स का ये एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं, क्या, के इक्वल्स टू मोल पर लीटर पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड, ठीक है। रेट को हमने लिख दिया है मोल पर लीटर और टाइम को लिख दिया है पर सेकेंड, ठीक है। तो के इक्वल्स टू मोल पर लीटर पावर 1 माइनस एन और पर सेकेंड। हेंस वी कैन फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बाय नोइंग ईच अदर। इसका मतलब बहुत बार क्वेश्चंस में हमें रेट कांस्टेंट दे दिया होता है और पूछता है कि ये कौन से ऑर्डर रिएक्शंस की रेट कांस्टेंट गिवन है, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन की रेट कांस्टेंट गिवन है, यानी कि हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे देंगे और बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करो, या फिर हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन होगा और हमें बोलेंगे कि रेट कांस्टेंट की यूनिट्स फाइंड करो। तो आप कैसे करेंगे, सिंपली आप बस इस फॉर्मूले में लगा देंगे और आपके पास आंसर हाजिर होगा, ठीक है। तो आप एक दूसरे को फाइंड करने के लिए किसी भी एक का मदद ले सकते हैं। आपके पास यहाँ पे एग्जांपल दिया कि अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास n में क्या रखेंगे, 0, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पावर 1 पर सेकेंड, यानी मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसी तरह 1 ऑर्डर के लिए n की जगह 1 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ पर सेकेंड, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो यूनिट है वो पर सेकेंड ही होगी, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की इसी तरह पर मोल लीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। सो डेट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई है ये दिखने में छोटी है लेकिन है बिल्कुल बाहुबली, यानी कि इसे आपको हमेशा याद रखना ही है। और ये जो फार्मूला है भाई बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ है और लोग इसे ही बार बार भूल जाते हैं, आप इसे ज़रूर याद रखिए। ये जो फार्मूला और कॉन्सेप्ट है ये आपको साइंस के किसी भी एग्जाम्स में जिसमें केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक है उसमें आपको ज़रूर हेल्प करेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडे, थैंक्स फॉर कीपिंग पेशेंस, स्टे ट्यून्ड विद ट्रायोस पोटेंशियल।